हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। भारत में मीथेन का स्रोत क्या है? बात करें मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो होता है CH4। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा धान का खेत है। इनमें से जो धान का खेत है वो मीथेन का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा जो मीथेन गैस है वो किस किस के द्वारा पाई जाती है? पाई जाती है तेल के द्वारा, कोयला के द्वारा और गैस के निष्कर्षण के द्वारा। यहाँ पर दिया है प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में सी विकल्प सही है, जो कि धान का खेत है, क्योंकि धान का खेत मीथेन का मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त जो मीथेन है वो तेल, कोयला और गैस के निष्कर्षण, प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान तथा जीवाश्म ईंधन के दोहन के माध्यम से भी निकाला जाता है। जो जीवाश्म ईंधन का दोहन हो जाता है तो उसके द्वारा भी ये निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, SO2 प्रदूषण सूचित करता है या सूचित होता है। इनमें से SO2 है, SO2 क्या हो जाएगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से प्रदूषण सूचित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा लाइकेन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन द्वारा, ऑप्शन सी लाइकेन द्वारा। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। जो ये गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, ये वायु प्रदूषण का क्या है? एक महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करती है। जब वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होती है तो यह सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। जबकि लाइकेन जो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं, लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। इसलिए वे उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जहाँ SO2 की सांद्रता अधिक होती है। लाइकेन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सलीम अली पक्षी किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा गोवा राज्य, ऑप्शन डी गोवा राज्य। ये सलीम अली, ये इसका नाम क्यों पड़ा? तो एक पक्षी विज्ञानी थे जिनका नाम था सलीम अली, उनके नाम पर ये सलीम अली पक्षी अभयारण्य पड़ा। ये कहाँ पर है? तो ये गोवा राज्य में। यहाँ पर क्या पाया जाता है? दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभयारण्य का नाम भारतीय पक्षी विज्ञान यानी सलीम अली के नाम पर रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। ये इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है जो विलुप्त हो रहे पक्षी और पौधे हैं उनको ये रेड लिस्ट की सूची में जारी करता है। IUCN का फुल इंग्लिश में तो हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसका कार्य क्या है? तो जो पौधे और जानवर के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट को जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो होती है 10%, ऑप्शन बी 10%। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10 ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित हो जाती है और शेष ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसे 10% का नियम भी कहा जाता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने को जो कि 10% का नियम भी कहा जाता है, जिसे रेमंड लिगमेंड ने दिया था। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम होती है क्योंकि यह एक परितंत्र में खाद्य श्रृंखला को इंगित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं जलोद्भिद और लवणोद्भिद में। श्वसन मूल होते क्या हैं? श्वसन मूल ये एक ऐसे पौधे होते हैं, ये इस स्थान पर उगते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर होती है, और उनकी जड़ें कुछ जमीन के अंदर और कुछ जमीन के बाहर होती हैं, जो कि ऑक्सीजन का कार्य करती हैं। उसी को श्वसन मूल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। श्वसन मूल जलोद्भिद एवं लवणोद्भिद दोनों में पाए जाते हैं।
ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर होती है। ये ऐसे पौधे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी जमते हैं। इन पौधों की जड़ और कुछ भाग जमीन से बाहर आते हैं, वे श्वसन में मदद करते हैं। उन्हीं को श्वसन मूल कहा जाता है। यानी पौधे की जो जड़ जमीन के बाहर होती हैं, उसी को श्वसन मूल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभ आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ यानी एक नर्मदा नदी है गुजरात राज्य में, जिसके तट पर एक बांध है जो कि सबसे बड़ा बांध है इस नदी पे। इसका नाम है सरदार सरोवर बांध। और इसके बाद है टिहरी बांध आंदोलन और चिपको नदी, जो तीनों है ये बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि इस नर्मदा नदी के तट पर सबसे बड़े बांधों में से एक है। इस आंदोलन की शुरुआत 1985 ईस्वी में मेधा पाटेकर और बाबा आमटे के द्वारा की गई थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1985 में बाबा आमटे और मेधा पाटकर के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? ये जो रोग है मेथेमोग्लोबिनेमिया, ये इनमें से किस दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो हो जाएगा नाइट्रेट। ऑप्शन ए नाइट्रेट। नाइट्रेट का हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मेथेमोग्लोबिनेमिया जो रोग है वो नाइट्रेट में उच्च पानी और सब्जियों के सेवन नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से होता है। यानी जिस सब्जियों में नाइट्रेट की उपस्थिति ज्यादा हो, उसका सेवन करने से ये रोग हमें हो सकता है। जो नाइट्रेट के उच्च स्तर के साथ पानी पीते हैं, या नाइट्रेट दूषित पानी से बने खाद्य पदार्थ खाते हैं, या नाइट्रेट द्वारा जो दूषित पानी से बने खाद्य पदार्थ होते हैं उसका उपयोग किया जाता है, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य हानिकारक विकसित कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, जो कि ऑक्सीजन की कमी होती है जिसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशिक, एक दिशिक, त्रिदिशिक, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक दिशिक, यानी ऑप्शन बी एक दिशिक, यानी एक दिशा में। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है तथा इसमें सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। जो सौर ऊर्जा है वो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत इसमें माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पादप पौधे होते हैं वो सूर्य के द्वारा अपना खाद्य निर्माण का कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? इनमें से कौन सा है जो पारितंत्र का संघटक है? तो कौन कौन संघटक हो जाएंगे इसके? तो पहला है जंतु, तो ये भी पारितंत्र का संघटक है। पादप यानी पौधे, पेड़ पौधे, ये भी संघटक है। सूक्ष्म जीव, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त सभी। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? तो हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता, वो अब घटक शामिल होते हैं। इनकी बात करें जब अजैविक घटक की, तो इसमें वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मिट्टी इत्यादि जो कि अजैविक घटकों की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो किस गैस का रासायनिक नाम है? तो हो जाएगी मीथेन। ऑप्शन डी मीथेन। लैंडफिल से मीथेन गैस यानी जिसका रासायनिक सूत्र है CH4, इससे उत्पन्न होती है। लैंडफिल ये उत्पन्न कैसे होती है? तो ये अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए जो गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र होता है, ये उससे उत्पन्न होती है, जिसमें प्राकृतिक रूप से क्या होगी, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती हैं जिसके द्वारा ये उत्पन्न होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड लैंडफिल गैसें हैं। यानी जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है? लैंडफिल गैसें होती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करता है? इनमें से जंगल में कौन है जो आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है?
तो पहले पे है पादप, हिरण और शेर। इनमें कौन किसको खाएगा? तो जो शेर है किसको खाएगा? हिरण को। हिरण किसको खाएगा? पेड़ पौधे को। तो पेड़ पौधे कैसे जानता है? तो वो पेड़ पौधे किसके द्वारा भोजन करते हैं? तो सूर्य के द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा दिया है सांप खाएगा मेढक को। मेढक जो कि पेड़ पौधे नहीं खाते, तो हमारा गलत हो गया। अगला है मछली खाते हैं खरपतवार, तो जो कि गलत हो गया। अगला है सांप सांप खाएगी मछली को। मछली मछली खाएगी सांप को, तो ये भी गलत है, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन ए है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में प्लास्टिक किस क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता? तो जो प्लास्टिक है वो इनमें से किस क्रिया के द्वारा अपघटित नहीं होता? तो जीवाणुओं के द्वारा, मृतोपजीवियों के द्वारा या फिर परजीवी होते हैं, तीनों के द्वारा ये अपघटित नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त। जो प्लास्टिक को अपघटित होने में वर्षों लग जाते हैं, ये जल्दी अपघटित होता ही नहीं है। पर्यावरण में जो प्लास्टिक है जीवाणु, मृतोपजीवी और परजीवी क्रियाओं के द्वारा अपघटित नहीं होता है। प्लास्टिक के अपघटित होने में अनेकों वर्ष लगता है। इसके रसायन जो कि आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं। जब ये अपघटित होता है यानी इसका फिर क्षय होता है, तब इसके जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इसके, जो कि अपने आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। और समय के साथ साथ ये जो घटकों में टूट जाते हैं और हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। यानी इनका हम बोले तो इनका सेवन हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते इनमें शामिल हैं। कार्बन उत्सर्जन में इनमें से कौन से जो ऊर्जा के स्रोत शामिल है जो ऊर्जा का उत्सर्जन का वृद्धि नहीं करते हैं? तो जाएंगे सौर सेल, पवन चक्कियां और विद्युत, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों है वो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जिस ऊर्जा का क्षय नहीं किया जाता है या फिर जो ऊर्जा क्षय नहीं की जा सकती है उसे अक्षय ऊर्जा कहते हैं। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय संसाधन के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय बायोगैस, जैव अपशिष्ट तथा जल एवं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत भी शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में।